हेलो गाइस, मैं हूं अभिषेक वार्ष्णेय और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल सिविल इंजीनियरिंग हेल्पलाइन में। तो आइए आज का पार्ट 3 शुरू करते हैं। पार्ट 3 जो है वो है गसट बेस फॉर स्टील कॉलम के बारे में। अब इसमें हम जानेंगे गसट बेस को कहाँ कहाँ पर यूज़ किया जाता है और इसकी डिज़ाइनिंग किस तरह से की जाती है। तो आइए शुरू करते हैं और साथ ही हम लास्ट में इस वीडियो के अंत में उन 5 पॉइंट्स को जानेंगे जिनकी साइट पर और इंटरव्यू एग्जाम्स में हो सकता है कि वो पूछे जा सकें। तो आइए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। इस टॉपिक में जो चीज़ें यूज़ की जाएंगी उनको हम पहले जान लेते हैं। यहाँ पर जो स्ट्रेसेस यूज़ की जाएंगी इस डिज़ाइनिंग में वो है ये परमिसिबल स्ट्रेस इन कंक्रीट, यानी कि अनुज्ञेय प्रतिबल कंक्रीट में 4 न्यूटन पर mm स्क्वायर। इसी तरह से बेंडिंग स्ट्रेस इन स्टील प्लेट, यानी कि बंकन प्रतिबल स्टील प्लेट में 185 न्यूटन पर mm स्क्वायर। और बियरिंग स्ट्रेस इन स्टील, यानी कि धारण प्रतिबल स्टील में 187.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब इसी तरह से रिवेट के लिए भी शियर स्ट्रेस और बियरिंग स्ट्रेस यहाँ पर गिवन है। अब इसके बाद हम डिजाइनिंग के स्टेप्स को देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। स्टेप 1 में हम जो कॉलम है हमारा उसके ऊपर जो लोड आ रहा है उस लोड को बियर करने के लिए इसके जो नीचे बेस प्लेट होती है उसको डिजाइन करेंगे, उसकी लेंथ ब्रेथ वगैरह फाइंड करेंगे। उससे पहले हम इसका एरिया फाइंड करेंगे, देन उसका पैरामीटर्स हम निर्धारित करेंगे। नेक्स्ट स्टेप पर जाने से पहले हम ये बात जान लेते हैं कि हम इस गसट बेस का यूज कहाँ पर और किन कंडीशंस में करते हैं। गसट बेस वो होता है कि ये इसका इस्तेमाल उन जगहों पर किया जाता है जहां पर लोड ज्यादा आ रहा हो या फिर कॉलम की निचली सरफेस जो होती है और जो बेस प्लेट है उसकी सरफेस की अपर सरफेस की मशीनिंग नहीं की गई हो, उस कंडीशन में लोड को एक अच्छे तरीके से नीचे बेस प्लेट पर डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए इस गसट प्लेट का यूज किया जाता है। तो आइए अब नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं। स्टेप 2, एज्यूम द थिकनेस ऑफ गसट प्लेट। स्टेप 2 में हम 10 mm से 16 mm के बीच में गसट प्लेट की थिकनेस अपनी तरफ से हम कुछ भी मान लेंगे। देन उसके बाद आता है स्टेप 3। स्टेप 3 में हम देखते हैं कि जो फ्लैंज एंगल होता है इस तरह से, ये जो फ्लैंज एंगल है इसकी जो लॉन्गर साइड होती है उसको कॉलम की फ्लैंज से जोड़ा जाता है। फ्लैंज से वो जुड़ाता है और इस साइड में इस लॉन्गर साइड को इसलिए ऊपर रखते हैं क्योंकि इसमें दो रिविट्स की लाइन जो होती है, जो रॉ होती है, वो इसकी लॉन्गर साइड में अटैच रहती है और जो इसकी लोअर निचली साइड होती है वो हॉरिजॉन्टली बेस प्लेट से अटैच रहती है और उसमें एक ही रॉ काम कर देती है उसका स्टेबल रखने के लिए। स्टेप 4 में हम चेक करेंगे बियरिंग स्ट्रेस फ्लैंज एंगल में। जो फ्लैंज एंगल की बियरिंग स्ट्रेसेस होती है उनका चेक हम इसमें लगाएंगे। देन आता है स्टेप 5। स्टेप 5 में हम बेस प्लेट की जो मेजरमेंट्स है उनको निर्धारित करेंगे और उसमें हम ये बात ध्यान रखने योग्य है इसमें कि उसकी जो दोनों साइड होती हैं, जो फ्लैंज एंगल के आउटर साइड होती हैं, उनमें 12 mm दोनों साइड में जोड़ लिया जाता है। अब इसके लिए जो न्यूनतम चौड़ाई है या मिनिमम ब्रेथ है उसको फाइंड करने के लिए फॉर्मूला है वो ये है टोटल डेप्थ ऑफ आई सेक्शन, यानी कि आई सेक्शन की टोटल डेप्थ। इसमें जो इस तरह से आई सेक्शन होता है इसकी इसकी जो लेंथ होती है इसको यहाँ पर डेप्थ की तरह से एज्यूम किया जा रहा है, तो वो होगी इसकी टोटल डेप्थ। और इसके बाद जो कवर प्लेट इसमें साइड से यूज की जाती हैं इसी एंगल में, वो उनकी क्योंकि दोनों साइड में इसलिए 2x में कर लिया जाएगा, 2x थिकनेस ऑफ कवर प्लेट। देन उसके बाद आती है गसट प्लेट जो इसके बाहर की साइड में इस तरह से अटैच रहती है, वो भी क्योंकि दोनों साइड है इसलिए 2x थिकनेस ऑफ गसट प्लेट कर लिया जाएगा। देन उसके बाद लेंथ ऑफ शॉर्टर लेग ऑफ एंगल। इसके बाद शॉर्टर लेग की जो फ्लैंज एंगल यहाँ पे यूज किया गया है इस तरह से उसकी शॉर्टर लेग होगी वो बेस प्लेट से अटैच रहती है नीचे की तरफ, क्योंकि अब वो भी दोनों साइड है इसलिए उसकी जो लेंथ होगी इस तरह से देखने पर जो साइड से हमें दिखेगा वो इस तरह से होता है। इसकी शॉर्टर लेग जो होती है उसकी लेंथ को यहाँ पे अब क्योंकि दोनों साइड में इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कर लिया जाएगा, 2x लेंथ ऑफ शॉर्टर लेग ऑफ एंगल। देन अब इस फॉर्मूले में सारी वैल्यूज को पुट करने के बाद हमें मिनिमम ब्रेथ फाइंड हो जाएगी। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर। स्टेप 6 में इसमें हम
जो बेस प्लेट है हमारी उसकी थिकनेस को डिटरमाइन करेंगे, उसको निर्धारित करेंगे जो बेंडिंग स्ट्रेसेस हैं उसके बेसिस पर, यानी कि बंकन प्रतिबल के आधार पर। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है स्टेप 7, डिटरमाइन दी पैरामीटर्स ऑफ गसट प्लेट। अब जो हम गसट प्लेट यहाँ पर यूज कर रहे हैं उसकी पैरामीटर्स, उसकी लेंथ और ब्रेथ को यहाँ पर फाइंड करेंगे इस स्टेप में। देन आता है स्टेप 8, फाइंड द नंबर्स ऑफ रिवेट्स ऑन द बेसिस ऑफ कमिंग अप लोड ऑन द गसट प्लेट, यानी कि गसट प्लेट के ऊपर आने वाले भार के अनुसार जो रिवेट्स हैं उनकी संख्या ज्ञात करेंगे इस स्टेप में। देन आता है स्टेप 9, इसके अंदर हमें डायग्राम ड्रॉ करना है गसट बेस का, जो टोटल हमने इसमें यूज करा है, जितने भी हमने प्लेट लगाई हैं उस सभी का हम इसमें डायग्राम बनाएंगे। देन आता है स्टेप 10। स्टेप 10 में हम देखते हैं कि जो इस तरह से यहाँ पर हमारा आई सेक्शन होता है, इस आई सेक्शन में इसके पैरेलल इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट को रोकने के लिए इस जगह पर भी डमी जॉइंट लगाए जाते हैं इस तरह से। वो भी फ्रेंज की तरह ही होते हैं, क्योंकि अब ये साइड में लगे हुए हैं, वेब पर लगे हुए हैं, इसलिए इन्हें वेब जॉइंट भी कहते हैं और इन्हें वेब क्लीट भी कहा जाता है। तो इनका यूज करते हैं ताकि इसको पैरेलल डिस्प्लेसमेंट से बचाया जा सके। वो भी इस तरह से गसट प्लेट पर, बेस प्लेट पर कनेक्टेड रहते हैं। और इसकी जो मेजरमेंट होती है वो 50 बाय 50 बाय 8 mm एज्यूम की जाती है, या हम यहाँ पर कर रहे हैं। देन अब इसके बाद हम इसको आगे चलते हैं और उसको हम एक क्वेश्चन, एक एग्जाम्पल की मदद से समझेंगे। यहाँ पर हमारे पास एक एग्जाम्पल है, इसमें हमें बोला गया है कि डिजाइन ए गसट बेस फॉर स्टील कॉलम, यानी कि एक गसट बेस को डिजाइन करना है स्टील कॉलम के लिए। डाटा इज गिवन बिलो, यहाँ पे इसका पूरा डाटा हमें दिया गया है। इसमें ISHB 350 एट 67.4 kg पर मीटर का यहाँ पर यूज किया गया है। जो यहाँ पे वैसे तो एक गर्डर होता है, बीम होता है, लेकिन उसको कॉलम की तरह यहाँ पे यूज किया गया है। देन उसके बाद कवर प्लेट जो यहाँ पे अटैच की गई है वो है 400 बाय 16 mm थिकनेस यहाँ पर इसकी यूज की गई है। इसके ये मेजरमेंट्स दी गई हैं। देन इसके बाद आता है एक्सियल लोड ऑन कॉलम, जो अक्षीय भार कॉलम पर आ रहा है वो है 200 टन, यानी इसको न्यूटन में कन्वर्ट कर लेते हैं, 200 इंटू 10⁴ न्यूटन, ये इसमें कन्वर्ट हो गया। देन इसके बाद बियरिंग कैपेसिटी ऑफ कंक्रीट की बियरिंग कैपेसिटी 4 न्यूटन पर mm² है। इसको हम फॉर्मूले की मदद से भी फाइंड कर लेते हैं, वैसे यहाँ पर गिवन है। देन परमिसिबल बेंडिंग स्ट्रेसेस, जो परमिसिबल बेंडिंग स्ट्रेसेस है वो है 185 न्यूटन पर mm² यहाँ पर गिवन है। अब इसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको डिजाइन करेंगे। यहाँ पर हम बेस प्लेट के लिए यहाँ पे डिजाइनिंग कर रहे हैं। इसमें एक्सेली लोड हमारा जो गिवन है वो है 200 इंटू 10⁴ न्यूटन। देन बियरिंग कैपेसिटी ऑफ कंक्रीट है 4 न्यूटन पर mm²। जो फॉर्मूला है हमारा एरिया ऑफ बेस प्लेट के लिए, यानी कि बेस प्लेट का एरिया निकालने के लिए, वो है एक्सेली लोड अपॉन बियरिंग कैपेसिटी ऑफ कंक्रीट। टोटल इसमें वैल्यूज को हमने यहाँ पर पुट किया। जो एक्सेल लोड है वो है 200 इंटू 10⁴ न्यूटन। देन जो बियरिंग कैपेसिटी है वो है 4। इसको सॉल्व करने के बाद 50 इंटू 10⁴ mm² में हमें यहाँ पर वैल्यू मिल गई है। देन अब हम आगे चलते हैं और इसकी साइड को फाइंड करेंगे। यहाँ पर फॉर स्क्वायर शेप्ड बेस प्लेट, यानी कि एक चौकोर आकृति की बेस प्लेट के लिए यहाँ पर हमने उसको चौकोर आकृति का मान लिया है। देन उसके लिए साइड ऑफ बेस प्लेट, उसकी भुजा निकालने के लिए रूट में एरिया, ये इसका फॉर्मूला होता है। एरिया जो हमने अभी फाइंड किया 50 इंटू 10⁴ उसको यहाँ पर पुट किया। देन हमारी यहाँ पर साइड फाइंड हो गई है। देन और जो हमारी, क्योंकि ये एक जो बेस प्लेट है वो स्क्वायर शेप में है, तो इसलिए इसकी ये वाली भुजा और ये वाली भुजा इक्वल ही रहेंगी, आमने सामने की भुजाएं भी इसमें बराबर रहेंगी। इसलिए टोटल जो इसकी मेजरमेंट होगी वो यही होगी, लेकिन हम इसको थोड़ा एक्स्ट्रा लेकर चल रहे हैं, इसलिए हमने इसको 750 मान लिया है। इसलिए इसकी जो सारी भुजाएं होंगी या सारी साइड होंगी वो होंगी 750 mm। देन अब हम इसके बाद आगे चलते हैं, इसमें प्रेशर इंटेंसिटी को फाइंड कर लेते हैं। प्रेशर इंटेंसिटी जो कि एक प्लेट के जरिए, जो प्लेट हमने यहाँ पर यूज कर रहे हैं हम बेस प्लेट, उसके जरिए भी एक फोर्स अपवर्ड लगाया जा रहा होगा, उसको हम यहाँ पर फाइंड करेंगे। जो उसका लोड आ रहा है उसके ऊपर वो है 200 इंटू 10⁴ डिवाइडेड बाय एरिया। एरिया क्योंकि यहाँ पे दोनों साइड हमारी बराबर ही है, 750 इंटू 750 L इंटू बी, यहाँ पर एरिया हम फाइंड कर लेंगे इसके जरिए। इसको यहाँ पे हमने पुट किया तो अब हमारी यहाँ पर वैल्यू इसकी आ गई है, यानी कि प्रेशर इंटेंसिटी अपवर्ड बाय बेस प्लेट। अब हम आगे चलते हैं। अब इसमें एज्यूम दी थिकनेस ऑफ गसट बेस। अब हम यहाँ पर गसट बेस की थिकनेस को एज्यूम कर रहे हैं जो कि है 16 mm। एंड यहाँ पर जब हम जो
रिवेट्स यूज करेंगे वो होगा 22 mm फाई का या उसके डाया का, और जो फ्लैंज एंगल हम यहाँ पर यूज करेंगे उसके लिए हमने 150 इंटू 115 इंटू 12 mm यहाँ पर यूज कर रहे हैं। ये सभी हमने जो इसकी मेजरमेंट्स हैं इनकी यहाँ पर एज्यूम की है। देन उसके बाद अब हम एक डायग्राम देखते हैं। इसकी जो थिकनेस है हम इस जगह पर फाइंड करेंगे। ये जो सेक्शन है यहाँ पर XX, इस जगह पर हम अभी इसकी थिकनेस यहाँ पर फाइंड करेंगे। इसमें बात ध्यान रखनी है कि जो यहाँ पर बेस प्लेट है इसके अंदर ये फ्लैंज एंगल की थिकनेस भी ऐड हो रखी है। तो आगे चलते हैं। अब इस डायग्राम में आप सभी चीज़ें मैं क्लियर कर देता हूँ। ये फ्लैंज एंगल है, फ्लैंज है इसकी जो आई सेक्शन यहाँ पर यूज किया गया है उसकी साइड से देखने पर ये इसकी फ्लैंज है। देन इसके बाद एक कवर प्लेट यहाँ पे जो हमने अटैच की है, फिर उसके बाद गसट प्लेट है ये वाली। देन इसके बाद हमने यहाँ पर फ्लैंज एंगल को यहाँ पर यूज किया है, और ये जो इस सेक्शन के मिड से होकर जा रही है वो है सेंटर लाइन। अब जो बेस, ये जो इसके सबके नीचे लगी हुई है वो है बेस प्लेट। इन सभी की थिकनेस है, जो यहाँ पर फ्लैंज एंगल की थिकनेस है वो है 12। ये सभी मेजरमेंट्स mm में है। देन अब हम इसमें देखते हैं जो इसकी गसट प्लेट की थिकनेस है वो है 16 mm, और इसी तरह से कवर प्लेट की थिकनेस भी 16 mm ही है। और अब देखते हैं जो इसकी केवल इसकी साइड है ये सभी इसमें मैंने गिवन कर एक में इसमें ही ड्रॉ कर दी है। और अब क्वेश्चन में चलते हैं। अब हमें यहाँ पर थिकनेस फाइंड करने के लिए बेंडिंग मोमेंट और मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस दोनों ही चाहिए। तो बेंडिंग मोमेंट के लिए जो फॉर्मूला होता है वेट इनटू इसकी डिस्टेंस स्क्वायर बाय 2 हम यहाँ पर करेंगे, और इसी तरह से MR के लिए फॉर्मूला होता है BD स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6। अब इसके लिए हम यहाँ पर वैल्यूज को फाइंड करेंगे। इनटू में इसके F भी लगा रहेगा, जो फॉर्मूला है ये पूरा। तो सबसे पहले हम BM के लिए W तो हमने यहाँ पर फाइंड कर लिया था अभी ऊपर, जो प्लेट के जरिए ऊपर लगाए जाने वाला फोर्स था उस हमने यहाँ पर W फाइंड कर लिया है। और अब हम L फाइंड करते हैं इसमें। तो वो L फाइंड करने के लिए हम यहाँ पर देखते हैं इस डायग्राम में जो वैल्यूज गिवन है। इस डायग्राम में हम देखते हैं इसमें, क्योंकि हमने सारी चीजें मिड लाइन के इधर के लिए देखी है, यानी कि अब इसकी जो मेजरमेंट्स होगी वो इधर भी होगी। और ये डायग्राम हाफ इसमें शो किया गया है। अब इसमें जो हमें लेंथ फाइंड करनी है वो इसके आगे की लेंथ फाइंड करनी है, क्योंकि हमने जो सेक्शन है वो XX पर एज्यूम किया है इस तरह से XX। तो अब इसके आगे की जो लेंथ है हमें ये फाइंड करनी है। तो अब इसको फाइंड करने के लिए हम टोटल लेंथ में से ये जो इसकी चौड़ाई होगी इसको माइनस कर देंगे। तो अब इसके लिए हम इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। जो टोटल लेंथ है वो है 750। देन उसमें से माइनस करेंगे हम 350 यानी कि ये जो इसकी चौड़ाई है आई सेक्शन की 170 की डबल 350। और इसी तरह से गसट प्लेट और कवर प्लेट के लिए 16 mm थी, उनका डबल किया 32 एंड 32 आ गया। देन उसके बाद जो हमारी फ्लैंज एंगल है उसकी थिकनेस 12 mm है, इसीलिए क्योंकि अब वो दोनों साइड है वो भी, इसीलिए 12 का डबल 24 यहाँ पर हमने पुट कर दिया है। और अब इन सभी वैल्यूज को हमने कैलकुलेट करने के बाद 2 से डिवाइड कर दिया इसकी हाफ निकालने के लिए, इधर की लेंथ निकालने के लिए केवल। तो वो आ गई हमारी 156 यहाँ पर हमने मेंशन कर दी है। इसकी जो लेंथ है इतने एरिया की वो 156 हमें मिल गई है। अब हम इस डायग्राम के अकॉर्डिंग इसके ऊपर इतने एरिया में एक स्ट्रिप कट कर लेते हैं जिसकी चौड़ाई है 1 mm। देन उसके ऊपर हम बेंडिंग मूवमेंट एंड मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे। उससे हमें उसकी थिकनेस प्लेट की हमें मिल जाएगी। फिर उसमें से हम फ्लैंज एंगल की थिकनेस को माइनस कर देंगे, हमें केवल बेस प्लेट की थिकनेस मिल जाएगी। तो आगे देखते हैं। अब बेंडिंग मूवमेंट के लिए W इंटू एल स्क्वायर बाय 2 हमने फॉर्मूला अभी देखा था। अब इसमें W की वैल्यू हमने फाइंड कर ली थी अभी 3.56 इंटू जो इसकी लेंथ है वो हमने 156 अभी फाइंड की है। देन उसका स्क्वायर करके हमने 2 से डिवाइड किया तो हमें इसकी वैल्यू मिल गई बेंडिंग मूवमेंट। अब इसके बाद जो देखते हैं, देन अब जो हमारी एक्स यहाँ पर हमने एक अक्ष काटी थी, यहाँ पर XX, ये जो हमने एक्स काटी है इसकी थिकनेस हम यहाँ पर T1 मान लेते हैं। और उसके ऊपर हम आगे फॉर्मूला पुट करेंगे। इस जो फॉर्मूला था MR हमारा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस 1/6 इंटू B इंटू डी स्क्वायर
इनटू एफ, यानी कि जो इसकी बेंडिंग स्ट्रेस थी सिग्मा बी एस, उसको अब हम इसमें यहाँ पर वैल्यूज को पुट करेंगे। जो ब्रेथ हमने अभी 1 mm मानी है, एज्यूम की है। जो स्ट्रिप हमने अभी इसमें से कट की है उसकी चौड़ाई जो है वो 1 mm है, और जो डी है उसे हमने T1 मान लिया है। जो उसकी डेप्थ है उसको हमने T1 एज्यूम कर लिया है। देन सिग्मा बी एस की जो वैल्यू है वो 185 न्यूटन पर mm स्क्वायर यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है। इन सभी को पुट करने के बाद, सॉल्व करने के बाद जो हमारी वैल्यूज आती है वो हमें यहाँ पर मिल जाती है। अब इसको हम बेंडिंग मोमेंट और मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस को एक दूसरे के इक्वल रख देंगे। देन मोमेंट ऑफ बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू हमें यहाँ पर जो मिली, फाइंड हुई थी, वो हमने यहाँ पर रखी। देन मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस की ये, देन इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद T1 की वैल्यू यहाँ पर ये आ जाती है। यहाँ पर जब हमें अब रूट में रखने के बाद इसका स्क्वायर इधर चला गया, रूट में बदल गया, उसके बाद यहाँ पर T1 की वैल्यू हमें मिल गई। अब इसमें से, क्योंकि इसमें फ्लैंज एंगल की थिकनेस ऐड हो रही है, जैसा कि इस डायग्राम में है, जो फ्लैंज एंगल की थिकनेस एक्स एक्स पर इसमें अभी ऐड है। अब इसको माइनस कर देंगे क्योंकि इसकी थिकनेस 12 mm है, जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं। इसमें इसकी फ्लैंज एंगल की थिकनेस है 12, उसको इसकी थिकनेस में से जो T1 हमने फाइंड किया उसमें से माइनस कर देंगे, तो हमें बेस प्लेट की थिकनेस हमें यहाँ पर मिल जाएगी। वही फॉर्मूले हमने यहाँ पर पुट किया है, थिकनेस ऑफ बेस प्लेट इक्वल टू T1 माइनस थिकनेस ऑफ फ्लैंज एंगल। इसमें से 12 mm को हमने माइनस किया, 25.48 mm यहाँ पर हमें मिल गया, या हम इसको कह सकते हैं 26 mm। थोड़ा हम ज़्यादा तो ले सकते हैं मेजरमेंट। फिर अब हम इसकी मेजरमेंट्स हमारी सारी क्लियर हो गई हैं। ये हो गया 750 इंटू 750। हमारी लेंथ और ब्रेथ यहाँ पर इक्वल ही है, स्क्वायर है शेप में है, इसलिए उसकी थिकनेस भी हमें 26 mm बेस प्लेट की मिल गई है। देन अब हम इसमें आगे चेक लगाते हैं इसके लिए, इसके बेस प्लेट के लिए, ताकि हम इसमें पता कर सकेंगे जो उसकी थिकनेस हमने फाइंड की है वो उसके बेंडिंग स्ट्रेस के लिए उपयुक्त है या नहीं। तो अब इसके लिए आगे देखते हैं। अब इसके लिए हम फिर से वही काम करेंगे। अब हम सेक्शन X7 और X1 हम इसमें लेंगे इस जगह पर। अब इसमें हम एक बात ध्यान रखेंगे कि इसमें फ्लैंज एंगल की थिकनेस नहीं है, फ्लैंज एंगल की थिकनेस इसमें ऐड नहीं है, केवल बेस प्लेट की थिकनेस ही है। तो अब देखते हैं। तो अब हम इसके लिए केवल ये वाली लेंथ चाहिए होगी। तो अब इस लेंथ को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, जो इसकी फ्लैंज एंगल की ब्रेथ थी, इसकी शॉर्टर साइड की चौड़ाई थी 115 mm, इसमें से ये जो थिकनेस है इसको माइनस कर देंगे। देन जो हमारी इतने एरिया की लेंथ मिलेगी हमें, उसको भी इस पूरे एरिया में से हम माइनस कर देंगे। देखते हैं अब इसे। इसमें से हमने केवल 150 mm जो है उसमें से ये माइनस किया, इसकी थिकनेस को आ जाता है हमारा 103 यानी कि 103 mm। अब 103 को हम इस टोटल लेंथ में से माइनस कर देंगे, तो हमारा यहाँ पर 53 यहाँ पर हमें मिल जाएगा। 156 थी, उसमें से 115 माइनस 12 कर दिया हमने यहाँ पर। उसको माइनस करने के बाद यहाँ पर हमारा 103 आ जाता है। 103 इसको माइनस किया तो 53 mm हमें यहाँ पर इसकी लेंथ मिल गई है। अब इसमें जो हमने प्रेशर इंटेंसिटी जो प्लेट के जरिए अपवर्ड लगाई जा रही है वो 1 mm की स्ट्रिप पर हमने अभी फाइंड किया था 3.56 न्यूटन पर mm स्क्वायर। W इक्वल टू हमें मिल गई थी, तो अब हम उसका ही यहाँ पर पुट करेंगे। WL²/2 जो फॉर्मूला है उसमें वैल्यू को पुट किया है। L यहाँ पर अभी हमने फाइंड किया 53 mm, वो यहाँ पर पुट कर दी है। WL²/2 इसका फॉर्मूला है। देन हमें यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट की x पर वैल्यू मिल गई है। अब हम यहाँ पर आकृति मापांक सेक्शन मॉड्यूलस यहाँ पर 26 mm थिकनेस प्लेट के लिए निकाल रहे हैं। Z इक्वल टू ये फॉर्मूले में हमने पुट कर दिया है यहाँ पर BD²/6 यहाँ पर। देन इसके बाद हमें यहाँ पर इसकी वैल्यू मिल गई है। बेंडिंग स्ट्रेस इन बेस प्लेट यानी कि बेस प्लेट में बेंडिंग स्ट्रेस यानी कि बंकन प्रतिबल यहाँ पर इसको फाइंड करने के लिए हमने जो अभी पीछे बेंडिंग मोमेंट अपॉन Z की वैल्यू यहाँ पर पुट करी है। उसके बाद ये वैल्यू हमें मिल गई, यानी कि F की वैल्यू हमें यहाँ पर मिल गई है, जो कि लेस देन है 185 न्यूटन पर mm स्क्वायर से। 185 की जो एक मैक्सिमम लिमिट थी उससे ये कम है, या इसका मतलब ये सुरक्षित है। अब इसी तरह से बियरिंग स्ट्रेस के लिए फ्लैंज एंगल के लिए चेक यहाँ पर लगाएंगे।
फ्लैंज एंगल की जो मेजरमेंट्स थी वो थी 150 बाय 115 यानी 115 इंटू 12 mm। यहाँ पर इसकी मेजरमेंट्स हैं, ये इसकी लॉन्गर साइड है, ये शॉर्टर साइड है, देन ये इसकी थिकनेस है। अभी इसकी जो लेंथ है फ्लैंज एंगल की वो जो हमारी बेस प्लेट है उसके बराबर ही रखी जाती है गसट बेस में। तो इसके लिए इसकी जो लेंथ होगी, लेंथ ऑफ सेक्शन वो 750 हो गई, 750। देन इसको यहाँ पर हमने पुट किया फॉर्मूले में, लोड ट्रांसफर ऑन सेक्शन। यहाँ पर जो लोड था वो हमने रख दिया, और इसका जो एरिया है, एरिया निकालने के लिए जो लेंथ है इनटू ब्रेथ यहाँ पर हमने पुट किया। उसके बाद हमें जो लोड के लिए सेक्शन, लोड ट्रांसफर ऑन सेक्शन यानी कि जो लोड सेक्शन पर ट्रांसफर हो रहा है वो हमें यहाँ पर मिल गया है, और ये भी 185 न्यूटन पर mm स्क्वायर से कम है। सो इट इज सेफ, यानी कि ये भी सुरक्षित है। अब यहाँ पर हमारा बी पार्ट शुरू होता है, यानी कि डिजाइनिंग ऑफ गसट बेस, गसट प्लेट। यहाँ पर गसट प्लेट के लिए हम डिजाइनिंग करने वाले हैं। देन इसमें हम देखते हैं कि लोड एक्टिंग ऑन द एंड ऑफ गसट प्लेट, यानी कि गसट प्लेट के एंड्स पर जो लोड एक्ट हो रहा है उसका एरिया हम यहाँ पर फाइंड करेंगे। इस डायग्राम में जो आप शेडेड एरिया देख पा रहे हैं, इसी एरिया में गसट बेस पर, गसट प्लेट पर जो ऊपर से आने वाला लोड है वो इस एरिया में ही आने वाला है। तो अब इस एरिया को भी फाइंड यहाँ पर करेंगे। देन इसके बाद प्रेशर इंटेंसिटी भी इसमें मल्टीप्लाई रहेगी। जो लेंथ है, ब्रेथ है, और डब्ल्यू यहाँ पर प्रेशर इंटेंसिटी है। इसके बाद इनको सॉल्व किया, देन हमारी यहाँ पर वैल्यूज हमें मिल गई हैं जो लोड एक्ट हो रहा होगा इस एरिया पर। देन उसके बाद मूवमेंट ऑन x2 सेक्शन WL/2, यहाँ पर फॉर्मूला इसका गिवन है। x2 सेक्शन पर इसमें जो मूवमेंट है वो फाइंड करेंगे। इसके लिए W यहाँ पर जो था, और यहाँ पर जो हमने अभी फाइंड किया था W, उसे यहाँ पर पुट कर देंगे। देन L की जगह पर हम 250 इसमें यहाँ पर पुट करेंगे, एंड डिवाइडेड बाय 2 अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला हमें यहाँ पर ये मिल जाएगा। देन इसको 2 से कट कर लेते हैं, ये हमें मिल जाता है। देन अब हम आगे देखते हैं डेप्थ ऑफ गसट प्लेट ऑन x2 यानी कि x2 सेक्शन पर हमें इसकी डेप्थ यहाँ पर देखनी है, जो कि हमें DMM हम यहाँ पर अभी एज्यूम कर रहे हैं। देन थिकनेस ऑफ गसट प्लेट 16 mm हमने पहले ही एज्यूम की थी, एंड उसके लिए जो आगे फॉर्मूला है P/Z, यहाँ पे मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के लिए हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे। देन इसमें हमें Z की जरूरत है, तो Z इक्वल टू हमने यहाँ पर B/D²/6 में यहाँ पर वैल्यू पुट कर दिया है। जो थिकनेस है वो यहाँ पर B की जगह पर पुट होगी, थिकनेस उसकी 16 है, उसको हमने यहाँ पर B की जगह पुट कर दिया है। D हमें अभी फाइंड नहीं है, मिला नहीं है। देन अब आगे देखते हैं सिग्मा BS यानी कि बियरिंग स्ट्रेस फॉर गसट प्लेट, यहाँ पर 165 न्यूटन पर mm स्क्वायर है, और इसी तरह से बेस प्लेट के लिए 185 न्यूटन पर mm स्क्वायर है। अब इसमें वैल्यूज को पुट करते हैं। बेंडिंग मोमेंट इक्वल टू मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस यहाँ पर हमने पुट किया है। बेंडिंग मूवमेंट के लिए हमने जो बेंडिंग ये हमने यहाँ पर मिला था इनटू P की जगह पर यहाँ पर 165 हमने पुट किया है। देन इसके लिए इसकी वैल्यू हमने अभी ऊपर ही फाइंड की है, ये है। देन इसको हम मूवमेंट की जगह पर, मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस की जगह पुट कर देंगे। पुट करने के बाद यहाँ पर हमें D की वैल्यू इस जगह पर मिल जाएगी 308 mm या फिर 31 सेंटीमीटर। यहाँ पर 31 इसलिए हो गया है क्योंकि सेंटीमीटर में 30.8 सेंटीमीटर होता है, इसलिए 5 से ज्यादा होने पर पॉइंट के बाद के डिजिट पॉइंट के पहले की 1 बढ़ जाती है। अब लगभग क्वेश्चन का एंड आ चुका है, तो अब जो रिविट्स हैं उसको डिजाइन करते हैं, उनके नंबर्स यानी कि उनकी संख्या अभी इसी में फाइंड करेंगे। बियरिंग स्ट्रेस रिविट्स के लिए 270 न्यूटन पर mm स्क्वायर है, और शेयर स्ट्रेस 100 न्यूटन पर mm स्क्वायर, एंड थिकनेस ऑफ फ्लेंज 12 mm थी, एंड डाया ऑफ रिविट 22 mm यहाँ पर यूज कर रहे हैं। और इसके लिए हम इसके बाद हम ग्रॉस डाया जो फाइंड करेंगे उसमें डाया ऑफ रिविट में 1.5 प्लस कर लेते हैं, तो हमें ग्रॉस डाया मिल जाता है। अब इसके बाद शेयर स्ट्रेस इन रिविट, यहाँ पर हम देखते हैं शेयर स्ट्रेस इन रिविट इन शेयर सिंगल शेयर। यहाँ पर सिंगल शेयर यानी कि एकल कर्तन है। जब एक लाइन में रिविट्स लगे हुए होते हैं तो वो पूरी एक यूनिट रिविट्स, और ये जो पूरी व्यवस्था है वो एक यूनिट की तरह काम करती है, इसीलिए यहाँ पर जो शेयर होता है, कर्तन होता है, वो एक सिंगल शेयर के रूप में होता है। तो उसके लिए फॉर्मूला है π/4 इंटू जो यहाँ पर ग्रॉस डाया है इंटू
100 यानी कि शेयर स्ट्रेस यहाँ पर पुट कर दिया है हमने। देन हमें यहाँ पर इसकी वैल्यू भी मिल गई है, शेयर स्ट्रेंथ फॉर रिवेट इन सिंगल शेयर। देन इसके बाद हम आगे चलते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट इन बियरिंग यानी कि धारण में रिवेट की सामर्थ्य। इसके लिए हमने वैल्यूज को यहाँ पर एक बार में ही पुट कर दिया है। यहाँ पर 23.5 इसका ग्रॉस डाया है, यानी कि टोटल इसका कुल छिद्र का क्षेत्रफल, और इनटू इसकी थिकनेस है 12, और जो 270 है वो है बियरिंग स्ट्रेस। यहाँ पर इसमें वैल्यूज को पुट किया, देन हमें यहाँ पर इसकी भी वैल्यू मिल गई। फिर आप बोथ साइड वर्किंग लोड ऑन गसेट प्लेट, यानी कि दोनों साइड में जो ये लोड एक्ट कर रहा है, इस डायग्राम में भी आप देख सकते हैं कि दोनों साइड में इस तरह से लोड एक्ट कर रहा है, इसलिए इसकी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 इंटू में दिस लोड। देन हमें यहाँ पर न्यूटन में ये लोड हमें मिल गया। देन इसके बाद नंबर ऑफ रिवेट फाइंड करने के लिए टोटल लोड अपॉन शेयर स्ट्रेंथ, यहाँ पर हमने इस फॉर्मूले में यहाँ पर हमने वैल्यूज को पुट किया है। देन हमें यहाँ पर 15.38 हमें यहाँ पर वैल्यू मिली, या हम कहें इसको 16 रिवेट भी हम इन्हें कह सकते हैं, यानी कि हमें यहाँ पर अब 16 रिवेट पुट करने होंगे। अब डिजाइनिंग ऑफ कंक्रीट ब्लॉक को यहाँ पर डिजाइन करना है। ये बिल्कुल स्लैब बेस की तरह ही है। एक्चुअली लोड जो है 200 टन इसके ऊपर आ रहा है, और इसका हम 10% यानी कि जो कंक्रीट ब्लॉक है उसके लिए उसका सेल्फ लोड हम टोटल लोड का 10% ले लेते हैं। उसको हमने यहाँ पर फाइंड किया, वो है 20 टन, जो 10% है। अब उसको हमने यहाँ पर टोटल लोड में ऐड कर लिया, वो अब हो गया 220 टन। देन इसके बाद यहाँ पर एरिया ऑफ कंक्रीट ब्लॉक निकालने के लिए हमने, यानी कि कंक्रीट ब्लॉक का क्षेत्रफल निकालने के लिए टोटल लोड अपॉन इसकी नीचे की सॉइल की बियरिंग कैपेसिटी जो कि 20 टन पर मीटर स्क्वायर थी। देन इसको हमने यहाँ पर पुट किया, और हमें यहाँ पर 11 मीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल मिल गया। अब इसकी साइड निकालने के लिए हमने सेम वही फॉर्मूला यूज किया है, रूट में एरिया साइड ऑफ स्क्वायर इक्वल टू एरिया इन रूट। देन यहाँ पर इसमें वैल्यू पुट करी और हमें इसकी भी वैल्यू मिल गई। अब इसके बाद इसकी भी स्लैब बेस की तरह ही इसकी हम थिकनेस फाइंड करेंगे। थिकनेस फाइंड करने के लिए साइड ऑफ स्लैब, यानी कि हमने जो अभी स्लैब के लिए साइड निकाली है वो उसमें से हम माइनस कर देंगे बेस प्लेट की साइड, देन डिवाइडेड बाय 2। हमने इस फॉर्मूले में सारी वैल्यूज को पुट किया, देन 130 सेंटीमीटर हमें इसकी थिकनेस मिल गई। इस फॉर्मूले को एक इस तरह से भी देख सकते हैं, क्योंकि लोड 45 डिग्री पर एक्ट करता है। इसके ऊपर बेस प्लेट इस तरह से रखी हुई है, देन इसके ऊपर कॉलम है, साइड में बेस प्लेट इस तरह से अटैच्ड है। तो क्योंकि लोड 45 डिग्री पर एक्ट हो रहा है, इसलिए हम यहाँ पर ले सकते हैं tan 45 इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर में हम यहाँ पर जो साइड का एरिया है, लेंथ है, उसको यहाँ पर लिख लेंगे। वो जो लेंथ होगी वो यहाँ पर 130 ही होगी, उसको हम फाइंड करेंगे ऊपर। देन 45 की वैल्यू 1 होती है, इक्वल टू 130। इसके अपॉन में हमें इसकी जो बेस है उसको हमें पता नहीं है, यानी कि उसकी चौड़ाई है वो हमें पता नहीं है। ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 में, तो b इक्वल टू 130 हमें यहाँ पर मिल जाएगा। तो ये भी एक तरीका है इसको फाइंड करने का, इसकी थिकनेस को फाइंड करने का। अब हमें इसकी वैल्यूज हमें मिल चुकी हैं, थिकनेस भी और इसकी मेजरमेंट्स भी। तो उसमें हमने मेजरमेंट्स ऑफ कंक्रीट ब्लॉक, यानी कि कंक्रीट ब्लॉक के परिमाप 335 बाय 335 यानी 335 इंटू 335 इंटू 130 सेंटीमीटर हमें मिल गई है। अब इसके बाद हमें डायग्राम बनाना ज़रूरी है, क्योंकि वही मार्क्स को बढ़ाने में काफ़ी मदद करता है। अब हम वीडियो के लास्ट में अब हमें 5 पॉइंट्स जो साइट पर या इंटरव्यू एग्जाम्स में पूछ जा सकते हैं उन्हें देखते हैं। अब इसमें पहला जो हमारा पॉइंट है वो है मिनिमम डायमीटर ऑफ बार्स यूज्ड इन कॉलम इज, यानी कि जो मिनिमम डाया है बार्स का जो कॉलम में हम यूज कर सकते हैं वो 12 mm। यहाँ पर 12 mm जो कॉलम होगा उसकी जो मिनिमम डाया हम यूज करेंगे हमेशा वो कम से कम 12 mm होना उसकी डायमीटर जरूरी है। अब इसी तरह से डबल बार्स में जो उसका डायमीटर होता है वो भी 12 mm होना जरूरी है। अब इसके बाद मैक्सिमम डाया ऑफ बार्स यूज्ड इन स्लैब, यानी कि जो थिकनेस है थिकनेस ऑफ स्लैब बाय 8, यानी इसका जो फॉर्मूला होता है
थिकनेस ऑफ स्लैब बाय 8। ये इसका फॉर्मूला होता है मैक्सिमम डाया ऑफ बार्स इन स्लैब, यानी कि स्लैब में जो मैक्सिमम डाया हम यूज कर सकते हैं बार्स का, उसको निकालने के लिए फॉर्मूला। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है मैक्सिमम चेयर स्पेसिंग। चेयर स्पेसिंग क्या होती है? चेयर स्पेसिंग एक इस तरह से साइड से देखने पर इस तरह से दिखेगी, और जो अब इसका इधर से फ्रंट व्यू देखेंगे तो वो कुछ इस तरह से हमें दिखाई देगा। अब इसको यूज किया जाता है, इसमें जो स्लैब होती हैं या बीम्स होते हैं उनके बीच में हम इसको यूज करते हैं, ताकि उसकी ऊपर वाली बार्स और नीचे वाली बार्स के बीच आसानी से जो गैप है उसको मेंटेन किया जा सके और इसके बीच में कंक्रीट फिल हो सके। तो इसीलिए इनका चेयर स्पेसिंग का यूज किया जाता है। तो इसकी जो मैक्सिमम दूरी होती है वो लगभग 1 मीटर होती है। और इसके बाद नेक्स्ट आता है डायमेंशनल टॉलरेंस इन क्यूब, यानी क्यूब टेस्टिंग जो होती है उसके अंदर जो थोड़ा सा हेरफेर हो सकता है या कम या ज्यादा हो सकता है वो ±2 mm का हो सकता है, इतना चल जाएगा, लेकिन इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये थे आज के कुछ पॉइंट्स। वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और नेक्स्ट पार्ट हमारा 4th रहेगा और उसमें हम ग्रिलेज फाउंडेशंस के बारे में हम जानेंगे। आगे और भी इम्पोर्टेंट वीडियोस आने वाले हैं, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।